बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज वज़ीर-ए-आज़म ने भावलपुर में खिताब करते हुए बार एसोसिएशन को एक मशवरा दिया। हमारा एक बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें, एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भागा है, कन्विक्ट हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए, आके फिर से वो मैच खेले। इसमें बुराई नहीं आपको नजर आ रही, तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? वो बेचारे गरीबों को जेलों में क्यों बंद किया हुआ है? उनको तो खोलो सबसे पहले। अगली पिटीशन ये करें कि जेल खोल दें पाकिस्तान में, कि सिर्फ ताकतवर को ही आपने छोड़ना है, वो जो मर्जी करे। वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे से कबल ही सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बार काउंसिल की पिटीशन एतराज लगाकर वापस कर दी। क्या इस एतराज के बाद मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तीन की ताहयात नाअहली को हतमी समझा जाएगा? हम आज के शो में यह भी डिस्कस करेंगे। और मियां नवाज शरीफ के वकील ने मियां साहब की मेडिकल रिपोर्ट आज लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो इनकी हालत बिगड़ सकती है। नवाज शरीफ ज़हनी दबावों के बगैर अपनी सरगर्मियां जारी रखें, अद्वियात लें, खुली फिजा में चहलकदमी करें और कोरोना से बचाव के इकदाम भी करें। रिपोर्ट में मजीद कहा गया, मियां नवाज शरीफ दिल के मरीज हैं और कोरोना की वजह से इनको सांस का मसला भी हो सकता है और इससे इनकी जान भी जा सकती है। हुकूमत अब मियां साहब को कैसे वापस लाएगी और इनके जामन मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ नाअहली का केस कैसे दायर करेगी? और शाह महमूद कुरैशी आज भी यूसुफ गिलानी पर गोलाबारी करते रहे। इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इसी कुर्सी पर चिपके रहेंगे। ये ड्रामा था, ये हाथी के दांत दिखाने के और है, चबाने के और है। द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज अ कॉम्प्रोमाइज लीडर, डोंट रिलाई ऑन हिम। एक कॉम्प्रोमाइज, एक टिका हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। प्लीज पर्सनल नॉन जी, इस तरह एक्सपेंड कर दें जी। हम ये तमाम इश्यूज आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब इस वक्त मौजूद है। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, मियां नवाज शरीफ की रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने सफर से रोक दिया है, मेरा ख्याल है अब हुकूमत इन्हें वापस नहीं ला सकेगी। जो सब बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट आज जमा हुई है, मेरा यह ख्याल है कि ये एक या तो मतलब वो किसी और दुनिया में रहते हैं या फिर उन्हें कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम की या इवन अपनी इज्जत की भी कोई परवाह नहीं है। क्योंकि जिस किस्म की रिपोर्टें उनकी तरफ से आती हैं, वो उनकी एक बंदा जो 3 दफ़ा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रह चुका हो, जब इस किस्म के झूठ और फ्रॉड के ऊपर अपनी तमाम जो आप समझिए कि नैरेटिव बिल्ड करेगा, बयानियाँ बनाएगा, तो उसकी अपनी भी कुछ थोड़ा बहुत बंदा इज्जत का ख्याल करता है। आप आज देखिए जिस तरह की उन्होंने रिपोर्ट दी, उसमें आप पहले तो आप ये देखें कि उन्होंने अपने डॉक्टर से जो कि अमेरिका में है उससे अपनी रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद उन्होंने उसमें जो बीमारियां, जो स्ट्रेस वगैरह की बीमारियां डाली, वो हैं कि जो सिर्फ ख़वातीन को होती हैं। यानी उस डॉक्टर ने भी इतना नॉन सीरियस जो है वो रिपोर्ट को लिया और फिर कहा कि जी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते। और बुनियादी तौर के ऊपर सिर्फ एक लाइन ही की रिपोर्ट है कि अगर उन्हें आप लंदन से पाकिस्तान लेके जाते हैं तो वो बड़ा स्ट्रेस में आ जाएंगे और वो पता नहीं अपने साथ क्या कर बैठेंगे। अब देखिए, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये बहस जाहिर है कि नहीं है कि ये रिपोर्टें इस तरह की कैसे बनाई जा रही हैं और कैसे। सवाल सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ साहब के पास रास्ता यही है, या वो पाकिस्तान के पैसे वापस करें जो उनके ऊपर एलिगेशंस हैं और साबित हो चुके हैं, या वो जेल काटें। दो, और हमें कोई उन्हें जेल में रखने का शौक नहीं है। हमारी जो ख्वाहिश है और पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश है वो यही है कि जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस आना चाहिए। पीटीआई को इसके ऊपर वोट मिला है, पीटीआई का वोटर समझता है कि जब हम पैसे वापस नहीं ला पा रहे तो ये हमारी नाकामी है, जिसकी वजह से ये एक सारा सिलसिला चल रहा है। हमारी नवाज शरीफ साहब से कौन सी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन आप देखिए कि वो जिस किस्म की ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रहे हैं, अपार्टमेंट्स जो जहाँ पर वो रोज़ाना जाते हैं, उनके जो लाइफ स्टाइल है, उनके पास जो गाड़ियाँ हैं, उनके बच्चों के पास जो गाड़ियां हैं, इससे एक आम पाकिस्तानी का दिल मेरा ख्याल है दुखता है। और कोई भी शख्स जो थोड़ा सा भी पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है वो ये समझता है कि वो पाकिस्तान की अदलिया का, पाकिस्तान के कानून का मुंह चढ़ा रहे हैं लंदन में बैठे हुए।
ये फरमाइएगा, आपके लिए ये रिपोर्ट अनएक्सेप्टेबल है और गवर्नमेंट इसको तस्लीम नहीं करती और आप इसको चैलेंज करेंगे अब? देखिए, ये तो जाहिर है कि ये रिपोर्ट नहीं है, एक मजाक है। इस रिपोर्ट को कोई भी शख्स जो थोड़ा सारा भी जहन रखता है वो ना सिर्फ ये कि उसको कबूल नहीं करेगा बल्कि बड़ी सख्ती से मुस्तरद करेगा। और यही रिपोर्ट जो है वो ज़ाहिर है अदालत में जानी है। अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो इसके ऊपर ज़ाहिर है अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में तो सीधी बात है, अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आना चाहते वो अपनी प्ली बारगेन की एप्लीकेशन दें और नैब में अपना केसेस जो हैं वो सेटल कर लें, बजाय इसके कि वो इस किस्म की मज़हका खेज रिपोर्टें बनवा रहे हैं, डॉक्टरों को भी ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं और पूरे का पूरा एक उन्होंने एक समझिए कि अपना एक मैकेनिज्म क्रिएट किया है जो फ्रॉड के ऊपर मबनी है। ये फरमाइएगा, मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ आपने कार्रवाई का फैसला किया था और अटॉर्नी जनरल साहब ने एक खत भी लिखा था मियां शहबाज शरीफ साहब को, तो अब तो मियां नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट आ गई है, तो क्या अब भी आप मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ नाअहली का केस दायर करेंगे? नहीं, ये रिपोर्ट तो अदलिया की सेटिस्फेक्शन के ऊपर जाएगी ना, कि अभी फैसला होना है कि ये रिपोर्ट से हुकूमत और अदलिया मुतमईन है या नहीं है। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी ये थी कि अगर वो पहली तो उनको ये जिम्मेदारी थी कि वो अदालत को और हुकूमत को मुसलसल नवाज शरीफ के इलाज के ऊपर अपडेट करते, जो उन्होंने नहीं किया। बहरहाल अब ये रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने मुतमईन करना है अभी अदालत को और हुकूमत को भी कि ये जो रिपोर्ट है ये इतनी रिलायबल है कि इसके ऊपर यकीन किया जाए। लेकिन एपरेंटली जैसा कि आप देख ही रहे हैं रिपोर्ट की जो नौयत है और जिस तरीके से ये रिपोर्ट बनाई गई है उससे बड़ा साफ जाहिर होता है कि ये एक बिल्कुल रद्दी की टोकरी में जाएगी और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर नाअहलियत की जो तलवार है वो ना सिर्फ ये कि लटक रही है बल्कि अब उनके ऊपर पड़ने वाली है। अच्छा, ये सरीना ईसा के केस की तरफ आते हैं। इसका तफसीली फैसला आ चुका है और आपको इस पर रिजर्वेशंस भी हैं। ये फरमाइएगा, क्या आप नजरसानी की कोई अपील दायर करेंगे? देखिए, अभी मेरी लॉ मिनिस्टर से अटॉर्नी जनरल साहब से इसके ऊपर बड़ी कोई डिटेल बात नहीं हुई है, लेकिन उनकी एक मीटिंग जो है वो कल हुई है लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल की, और उन्होंने उसमें कोई लाएमल अपना जो है वो तैयार किया है। अब यकीनी तौर के ऊपर इस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस फैसले के ऊपर, और अब देखना यही है कि लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल क्या इसमें ओपिनियन बनाते हैं और जो भी वो फैसला करेंगे जाहिर है उसके मुताबिक ही अमल दरामद होगा। तो गोया गवर्नमेंट ने अभी नजरसानी की किसी अपील का फैसला नहीं किया? ये लॉ मिनिस्टर जो है बेहतर बता सकेंगे। अभी फिलहाल मेरे पास इस तरह की कोई हतमी इत्तला नहीं। आपकी एक ट्वीट देखी थी जिसमें आपने कहा था कि इस फैसले के बाद अब जजेस का एहतसाब नहीं हो सकेगा, तो चोई साहब इस फैसले में किसी जगह यह नहीं लिखा हुआ कि गवर्नमेंट जजेस का एहतसाब नहीं कर सकती। एहतसाब के दरवाजे अभी भी खुले हैं, तो आप अब कर लें। नहीं, मैंने तो खैर ट्वीट ये नहीं की थी जो आप कह रहे हैं। मैंने तो जो की थी वो ये थी कि फरूक नसीम साहब ने जो सवालात उठाए, जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया कि फॉर एग्जांपल जो एतजाज़ एहसन साहब और फरूक नसीम दोनों बड़े मैं समझता हूँ जय्यद वकील हैं, उनसे आपके इख्तलाफ हो सकते हैं लेकिन उनकी जो एक कानूनी समझ बूझ है उससे आपको इख्तलाफ मुमकिन नहीं है। दोनों ने ये बात कही है कि अगर आप ये समझें कि जो बीवी बच्चे हैं जज के वो उनके अकाउंट्स में जो पैसे आते हैं या जो उनके अकाउंट्स हैं वो काबिल दस्तंदाजी नहीं है, यानी कानून उसके ऊपर जो है वो हरकत में नहीं आ सकता, तो फिर आप जो पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर ये सवाल कैसे लागू कर सकते हैं। और जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मेरिट्स के ऊपर अगर वो तहकीकात ही नहीं कर सकती कि ये जो शिकायत है ये मेरिट के ऊपर दुरुस्त है या नहीं है, तो और यही अगर हम शुरू में ही कह दें कि नहीं ये तो हम कर ही नहीं सकते, तो फिर आखिर एहतसाब का क्या तरीक़ाकार होगा। और देखिए इस वक्त पाकिस्तान में जो नुक्ता मेरे तो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा पुराना है और अब भी मेरा यही ख्याल है, हमने अभी तकरीबन 23 के करीब जो दुनिया की रैंकिंग्स हैं उनको एनालाइज किया है और उसमें एक पूरा पाकिस्तान के
सिर्फ अदलिया से रिलेटेड मसाइल नहीं है, बाकी मसाइल भी हैं, गवर्नर से रिलेटेड मसाइल हैं, लेकिन बड़ी रैंकिंग दुनिया की जो है उनमें पाकिस्तान की जो जुडिशरी का जो रैंकिंग है वो बदतरीज नीचे गई है। ये एक दिस इज समथिंग दैट आवर जजेस एंड चीफ जस्टिस मस्ट बी वेरी कंसर्न्ड ऑफ, और हमें जो परसेप्शन है और इमेज है जुडिशरी का, एक तो उसको बदलने की ज़रूरत है, और दूसरा मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को आपस में सर जोड़ना चाहिए और अपने इख्तलाफात को पसे पुश डालकर ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, ये साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जजेस की तैनाती को लेके, क्योंकि 5 जज सुप्रीम कोर्ट में लगने हैं, तकरीबन 2 दर्जन जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट में आने हैं, लाहौर हाई कोर्ट में आने हैं, इसी तरीके से तकरीबन 1 दर्जन जज जो हैं वो केपी में आने हैं और सिंध में भी। सो बहुत बड़ी तादाद में जजेस इस साल अपॉइंट होने हैं। ये जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार अगर हम इसके ऊपर कंसेंसस कर लें और एक ऐसा तरीकाकार बना लें जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हों, ये बहुत बड़ी खिदमत होगी पाकिस्तान की। और मैं समझता हूँ और मेरी कोशिश भी है कि जो हमारी सियासी जमातें हैं वो अपने सियासी इख्तलाफात को पसे पुश डालकर इस अहम रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपोजिशन को दावत दे रहे हैं कि वो अदालती रिफॉर्म्स पर आपके साथ बैठे, और अगर अपोजिशन तैयार हो जाती है तो क्या गवर्नमेंट उन्हें यानी अपोजिशन को वेलकम करेगी? 100%। हम पीएम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। हम जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपोजिशन से बिल्कुल बातचीत करना चाहते हैं। और सिर्फ इसमें एक और चीज भी मैं आपको बताऊं, मेरे अभी तक सुप्रीम कोर्ट बार का जो रोल है उसने काफी जो है वो मायूसकुन रोल है फ्रेंकली। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार, ये वो इदारे हैं जो जब पाकिस्तान जैसे मुल्क जहां पर सियासी जमातों की आपस में एक बड़ी तलखी हैं, ये इदारे होते हैं जो कि आपको एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पे कोई एक वो चीजें कम से कम जिनके ऊपर जो जरूरी है मुल्क को आगे ले जाने के लिए, वहां पर बातचीत हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल ने कोई रोल ही उनका नहीं है। और मैं एहसन बोन जो जाहिर है मेरे तो बिल्कुल भाइयों की तरह है, फैमिली की तरह, उनसे मैं इंसिस्ट करता हूँ, सेक्रेटरी साहब से इंसिस्ट करता हूँ, जो बाकी लॉयर्स हैं उनसे मेरी जो बातचीत होती है मैं उनसे हमेशा इंसिस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए आप लोगों का काम नहीं है पार्टीजन पॉलिटिक्स करना। अगर आपने पार्टीजन पॉलिटिक्स आपने भी करनी है तो फिर सियासी जमातों का किरदार क्या होगा? लॉयर्स की जो बॉडीज हैं उनका ये फर्ज बनता है कि वो अपोजिशन और गवर्नमेंट को प्लेटफॉर्म पे बिठाएं और कोई अकल की बात जो है वहां पे हो सके, और हम कम से कम ये जो बड़े रिफॉर्म्स हैं, बड़ी इस्लाहात हैं, उन पे हम आगे बढ़ सकें। तो आप ये समझते हैं कि एहसन भोन साहब पार्टी बन रहे हैं? अभी तक जो रोल है सुप्रीम कोर्ट बार का वो काफ़ी हद तक पार्टीजन है, और उससे फ्रेंकली लॉयर्स भी परेशान ही हो रहे हैं और वो समझते हैं कि ये जो रोल है इसको बड़ा करने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है। लेट्स सी अगर सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल थोड़ा सा अपने रवैयों पे नजरसानी करें और बजाय पार्टीजन पॉलिटिक्स के वो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं तो ये मुल्क के लिए अच्छा होगा। मैं दोबारा सरीना ईसा के केस की तरफ आता हूं। ये फरमाइएगा कि गवर्नमेंट की जो प्ली थी उस पर आप आज भी ये समझते हैं कि वो दुरुस्त थी और फैसला ठीक नहीं हुआ? वो तो एडजुडिकेट ही नहीं ना हुई, उसके ऊपर तो मेरिट्स के ऊपर तो जो है वो बात ही नहीं हुई। और अभी तक जो अपना है सरीना ईसा साहिबा जो हैं उन्होंने कोई कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। आपको याद होगा कि जब यही मामला जब अलीमा खान साहिबा का हुआ था, अलीमा खान जो थी उन्होंने तो जिंदगी में कोई पोस्ट होल्ड नहीं की थी, इमरान खान ने तो जिंदगी में कोई उस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। जब उनका आया कि एक अपार्टमेंट जिसकी 2.5 करोड़ रुपया कीमत थी जो दुबई में उन्होंने उस वक्त लिया था, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, तो साकिब निसार साहब ने अलीमा खान को फाइन किया और वो डिक्लेयर करना पड़ा उनको। हालांकि उनकी जो केस था वो ये था कि मैंने अमेरिका में अपनी जो कंपनी बनाई थी, उस अमेरिका की कंपनी मैंने अमेरिका में बिजनेस किया, वहां से पैसे आए, मैंने दुबई में किया, तो मेरे लॉयर ने कहा कि आपको पाकिस्तान में इसकी डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको भी जो है वो डिक्लेयर करना पड़ा, डिस्पाइट द फैक्ट कि ना इमरान खान ना अलीमा खान कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। जब उनकी बहन को ये ऑफिस डिक्लेयर करना पड़ा तो सिटिंग जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनकी आप कैसे कह सकते हैं कि जो जायदादें हैं बाहर उनको डिक्लेरेशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनकी
बेगम के नाम के ऊपर हैं, जिससे जाहिर है कि एक एनॉमली पैदा होती है और आम आदमी की जो परसेप्शन है उसमें ये फैसला दुरुस्त नहीं जो होता, और इसीलिए इस फैसले के ऊपर जो है वो लॉ मिनिस्टर और जो अटॉर्नी जनरल हैं वो इसके ऊपर अगली रास्ता अपनाने का फैसला कर रहे हैं। अच्छा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब क्योंकि आपके पुराने साथी भी हैं, आपने उनके साथ काम भी किया, ये फरमाइएगा क्या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस दिन जुमे के दिन सेनेट में अपने ज़मीर की आवाज पर नहीं आए थे या फिर आपने लॉबिंग की थी? देखिए, इस वक्त चॉइस ऑफ इशू ये है कि पाकिस्तान में जहां पे एक हमारा हम कहते हैं कि पाकिस्तान में एक जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है वो बड़ी कमज़ोर हैं, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है वो काफ़ी मजबूत हो रही है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी एक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त पीपल्स पार्टी को यह है कि बिलावल भुट्टो का या जरदारी साहब का लोग जो हैं वो उनकी बात को संजीदा नहीं लेते, और इसी तरह से पीपल्स PMLN में मरियम नवाज की बातों को उस तरह से सीरियस नहीं लिया जाता, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये बगैर प्रोसेस के टॉप के ऊपर आके बैठ गए हैं और इनकी वो कद नहीं है जिस तरह का वो जिस तरह के वो एक्ट करते हैं। दे एक्ट एज ए नेशनल लीडर, हालांकि वो जिंदगी में कभी उनकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि बिलावल भुट्टो को कराची से और मरियम नवाज को लाहौर से पहले मेयर की इलेक्शन लड़ने चाहिए और नीचे से ऊपर जो है वो आना चाहिए एक प्रोसेस के जरिए। अब चूंकि उनकी पार्टीज में उनका होल्ड खत्म होता जा रहा है तो इस तरह के वाकयात आपको मजीद होते मिलेंगे। और यहाँ पे जो सेनेट में भी हुआ, और सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ही तो एब्सेंट नहीं हुए, और लोग भी एब्सेंट हुए, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो होल्ड है पीपल्स पार्टी का और नून लीग की लीडरशिप का वो कमजोर है और उनकी अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज भी क्लियर नहीं है। जी साहब, आखिरी सवाल, क्या आपका यानी गवर्नमेंट का यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता है? नहीं, गिलानी साहब के साथ कोई राब्ता नहीं है। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ शायद खाकान अब्बासी साहब होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शायद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। अब्बासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये रिपोर्ट सर आने के बाद लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब अब वापस नहीं आ रहे और वो अयाज सादिक साहब का जो फार्मूला था वो जाएंगे और उनकी बाँचें खिली हुई हैं, वो जाएंगे ले आएंगे। मेरा ख्याल है अयाज सादिक साहब का फार्मूला कामयाब नहीं हुआ, फिर बाँचें खिली रहेगी। इसका मतलब है मियां साहब बाँचें खिलने से नहीं आएंगे। मियां साहब, मैं हमेशा कहा है कि बीमार हैं, ये बड़ा क्लियरली रिपोर्ट में लिखा हुआ है क्या बीमारियां हैं, उनका क्या इलाज है, वो कैसे होगा और कब होगा, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन सर वो कहा ना कि टेंशन उनको है। जी टेंशन, हाँ टेंशन होती है, हर बीमार आदमी को टेंशन होती है। हाँ, लेकिन मसला ये है कि वो अब अगर टेंशन है उनको और उनके अगर मेडिकल इश्यूज हैं तो सर इलाज क्यों नहीं करवाते मियां साहब? और दूसरा, रोज वो दफ्तर जाते हैं, ये भी पढ़ लें, रोज दफ्तर जाते हैं, रोज तकरीरें करते हैं। ये भी लिखा हुआ, पिछली रिपोर्ट है इसमें लिखा हुआ है। पार्टी के लोगों से उनके राब्ते हैं, मुलाकातें करते हैं लोग, लेकिन वहाँ टेंशन क्यों नहीं होती मियां साहब को? सर टेंशन देखिए, टेंशन वो नहीं है जो हम कह रहे हैं। एक इसका बॉडी अंडर स्ट्रेस होती है ना, उसकी बात डॉक्टर लिखते हैं। नहीं, आपका ख्याल है कि सिर्फ पाकिस्तान आने से उनकी सेहत को खतरा है? वहां रह के आने से भी सियासत खतरा करने से कोई खतरा नहीं? सियासत से उससे भी खतरा है जो यहाँ आएंगे, लेकिन वो रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं, बल्कि वो इनकरेज कर रहे हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी गुजारें। तो सिर्फ वो पाकिस्तान आके गुजार लें, क्या मसला है? इलाज करवा रहे हैं वहां पर। नहीं, इलाज तो नहीं हुआ उनका अभी तक। देखिए, मैं कोई प्रोसीजर नहीं हुआ, डॉक्टर ने कहा है कि इलाज करवाएं। ये एक डिबेट है जिसे मैं और आप फैसला नहीं कर सकते, ना कोई और कर सकता है। ये या मियां साहब करेंगे या उनके डॉक्टर करेंगे। मियां साहब को ऐसी चॉइस है, बिल्कुल है, कि वो इलाज करवाए बगैर आ जाए। हमारा बिल्कुल कोई मशवरा नहीं है, हमारा मशवरा बड़ा सीधा है कि इलाज कराएं और उसके बाद आए। लेकिन सर उनके नॉर्मल प्रोसीजर्स जो हैं, नॉर्मल जो लाइफ है वो सारी चल रही है, वो अपने घर पे रहते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, हर बीमार आदमी लोगों के साथ बाहर निकलते हैं, हर बीमार आदमी कोई कोविड का कोई इशू नहीं होता, वॉक करते हैं, दफ्तर जाते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ, कॉफी भी लेते हैं सर काफी शॉप्स पे। नॉर्मल कोई इशू नहीं है वहां पे। लेकिन सर पाकिस्तान आने से क्यों टेंशन होती है उनको? पाकिस्तान आने से टेंशन नहीं है, बॉडी अंडर स्ट्रेस होती है। प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, पूरा पढ़ लेना, प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं कि ये प्रोसीजर्स होने हैं। अब देखिए, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एंजियोग्राफी बहरहाल उनकी होनी है, आज नहीं होती, कल हो जी वो होगी, तो हो जाए सर, वो करवा लें, उसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई एंजियोग्राफी तो आपने खुद करवाई एंजियोग्राफी? मैंने नहीं कराई। अच्छा, आपके सारे साथियों ने करवाई होगी,
तो वो तो एंजियोग्राफी एक रूटीन का प्रोसीजर है, लेकिन एंजियोग्राफी की मुख्तलिफ किस्में होती है, उसकी वजह, उसकी क्यों जरूरत आई है, उससे क्या हासिल होगा, ये डिफरेंट चीजें हैं। जरा पूरी रिपोर्ट पढ़ ले, ये मैं और आप सारा दिन पढ़ते रहे समझ नहीं आएगी, ये डॉक्टर्स को समझने दें। अच्छा, वैसे एक सवाल जो फवाद चौधरी साहब ने भी उठाया कि डॉक्टर साहब वाशिंगटन में बैठे हुए हैं, मरीज जो है वो लंदन के अंदर है, रिपोर्ट पाकिस्तान में जमा करवाई जा रही है, तो ये अजीब सा लगता है, कम से कम लंदन के डॉक्टर से किसी रिपोर्ट ले लेते सर आप। फवाद चौधरी साहब डॉक्टर हैं, दुनिया थोड़ी बदल गई है। नहीं, गवर्नमेंट है ना, दुनिया थोड़ी बदल गई है, अब आप किसी डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं। ठीक, आप यहाँ से टेस्ट करवाते हैं, उनको भेजते हैं, वो आपको एग्जामिन करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, दुनिया ऐसी कर रही है। तो उस दुनिया में पाकिस्तान भी है सर, यहाँ से बैठ के टेस्ट करवाएं, जी, फिर उसका इलाज भी होना है ना, वहाँ से इलाज भी होना है। अब तो इलाज भी सर बड़े आराम से, वो मैं बड़ी सीधी कैमरा लगा के ये फैसला 4G 5G के दौर में बड़े आराम से यहाँ पे मिला। जावेद चौधरी, शाहिद अब्बासी सारा दिन ये बहस करते रहे, फैसला मरीज ने करना है या उसके डॉक्टर ने करना है। जैसे डॉक्टर कहेगा कि जनाब आपको किसी इलाज की जरूरत नहीं, आप चले जाएं, तो ये डेडलाइन फिर क्यों सर देते रहते हैं, नवंबर में आ रहे हैं, दिसंबर में आ रहे हैं, पूछते हैं, हम डेडलाइन दे देते हैं। नहीं, ये क्या बात है, आपने पूछते हैं, इसका मतलब ये है कि जब भी डेडलाइन दी है, जब भी आपने डेडलाइन दी है, डेडलाइन मुझसे आप हमेशा पूछते हैं, तो आप ये मेहरबानी है कि आपको मियां साहब की सेहत की इतनी फिक्र है, हर एंकर को है इस पाकिस्तान में, है, होनी चाहिए, बिल्कुल। तो आप हर एंकर पूछते हैं, मैं उसको यही कहता हूँ कि या मियां साहब फैसला करेंगे या डॉक्टर करेंगे। नहीं, ठीक है सर, देखिए फवाद चौधरी साहब को मैं खास तौर पर मशकूर हूँ, जिनको इतनी मसरूफियात के बावजूद मियां साहब की सेहत की परेशानी रहती है। लेकिन अब मसला ये है कि सर, ये अगर तो मरीज ने फैसला करना तो मरीज को करना दें। कभी मरियम साहबा कर रही होती हैं कि आज आप गारंटी दें, शाम की फ्लाइट से वो वापस आ जाएंगे, कभी बांचें खिल जाती है सर, आप सवाल ना करें, हम जवाब नहीं देंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हम सवाल करेंगे तो आप गलत बोल देंगे? नहीं, गलत नहीं। आपने पूछा कि मियां साहब अदालत क्यों नहीं आए, ठीक है, उनका इंसाफ दे दे, कल आ जाएंगे। और फिर ये भी कहा कि पार्टी ने फैसला करना है कि कब मियां सामने आना। पार्टी ने तो फैसला कर दिया है, पार्टी ने फैसला कर दिया है। क्या पार्टी ने क्या फैसला किया? इलाज करवा कर आए, इलाज करवा के आए, ठीक। और अगर मियां साहब खुद क्या आना चाहिए बगैर इलाज और हतमी फैसला है, ठीक है, तो फिर फैसला पार्टी ने करना, नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं करना। पार्टी ने कर दिया ना पार्टी ने कर दिया। तो उस फैसले की आप वो करें, इज्जत करें फैसले की। और वैसे सवाल है कि अगर आज इमरान खान साहब बाहर होते और आपकी गवर्नमेंट होती तो आप क्या करते? उनको बाहर ही रहने देते। वो तो कह रहे मैं बाहर आ रहा हूँ, वो तो धमकियां दे रहे हैं। ठीक है, मैं जब बाहर आ गया तो आपको देखूंगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब मियां साहब आप इलाज करवा, जब तक इलाज मुकम्मल नहीं होगा मियां साहब तशरीफ नहीं लाएंगे सर जी। या वो जिस कल भी फैसला कर सकता है पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, ये फैसला मरीज का है। कोई मरीज भी हो, मैं और आप उसकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। आपको याद है जब मियां साहब की हुकूमत थी, वो वज़ीर-ए-आज़म थे, तो वो बाहर गए थे, उन्होंने वहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसीजर करवाया, ओपन हार्ट सर्जरी हुई उनकी बड़ी खौफनाक, करवाने के बाद 45 दिन में बाकायदा बहाल हो के वो पाकिस्तान तशरीफ ले आए थे, जबकि अब तो कोई प्रोसीजर भी नहीं हुआ सर। वो 2 साल हो गए। वो मैं जी गुजारिश कर दूं, वो एक दिन 1 घंटे का प्रोसीजर था, ओपन हार्ट जी, जो नहीं ओपन हार्ट नहीं थी। वो एक प्रोसीजर यही था जैसे आपने लिखा ना इसमें एंजियोग्राफी, उसके जरिए एक प्रोसीजर था। ठीक, उसमें जो वेन है वो रप्चर हो गई थी। ठीक हो गया, और डॉक्टरों को पता नहीं था, वो घर आ गए थे। लेकिन जाते साथ फौरन करवाया था। मेरी बात जी, वो 1 मिनट में हो जाता है। उस पर रप्चर हो गई थी। वो एक बहुत कम पेशेंट सर्वाइव करते हैं ये चीज, अगर फौरी तौर पर ना पकड़ी जाए। ठीक है, वो उनकी किस्मत थी कि फौरी तौर पर पकड़ा गया, उसका इलाज हुआ, उसके बाद 45 दिन रिकवरेशन का पीरियड था। ठीक, इस वक्त जो बात है वो ज्यादा सीरियस इशू था और ये ज्यादा सीरियस, वो एक सर्जरी में गलती हुई थी। जिससे चोट लगती है ना, तो चोट का अपनी सीरियसनेस होती है, बीमारी की अपनी सीरियसनेस होती है। वो चोट लगी थी और बहुत ही, आप किसी डॉक्टर से पूछ लें कि ये मजाक नहीं है। ठीक है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये चीज जो उनको हुई है, ये मैं डॉक्टर नहीं हूं ना, मुझे स्टैटिस्टिक इल्म है, लेकिन मुझे डॉक्टर ने बताया है कि अगर इतना वक्त गुजर जाए बहुत कम लोग सर्वाइव करते हैं। तो इससे जो वर्चुअल मीटिंग्स करते हैं वो पार्टी के साथ और इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ पीडीएम के इजलास के अंदर उनकी तकरीरें, तो उस पर कोई टेंशन एंग्जाइटी नहीं होती उनको? नहीं, एंग्जाइटी होती होगी। बॉडी, ये बॉडी की टेंशन की बात है कि बॉडी अंडर स्ट्रेस है, बॉडी में ब्लड का फ्लो ठीक नहीं है। पूरी रिपोर्ट पढ़े जरा इसको और दूसरी पिछली रिपोर्ट को मिलाकर पढ़े।
ठीक हो। ऐसा ये फरमाइएगा, ये जो यूसुफ गिलानी साहब का इशू है, आपकी पार्टी ने सबसे पहले उठाया और आप सबका ख्याल है कि यूसुफ गिलानी साहब को उस दिन आना चाहिए था, तो आपका क्या ख्याल है कि आपके साथ हाथ हो गए, यूसुफ गिलानी साहब जानबूझ के नहीं आए? क्योंकि आज शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनका आपकी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मुखालिफ पार्टी, वो ये कहते हैं कि ये कंप्रोमाइज्ड है और ये बिके हुए हैं और ये देखिएगा आइंदा फिर नून लेके साथ हाथ करेंगे। किसने खरीदा उनको? पता नहीं, वो हुकूमत ने कह रहे हैं वो को पता होगा ना। देखिए बात ये है, हमने उनका इशू रेज नहीं किया। मैं बड़ी खुली बात करता हूँ इस मामले में। 8 लोग नहीं थे, 5 का उज़र कम से कम मुझे काबिल कबूल है, 5 लोगों का। 3 लोगों को अपनी सफाई में बयान देना चाहिए। ठीक है, कौन? इसमें यूसुफ गिलानी साहब है पीपल्स पार्टी से, मुशाहिद हुसैन साहब हैं, वो कहते हैं कोरोना जी कोरोना था, कितने दिन हो गए थे, ठीक, और मास्क पहनकर आ सकते थे। ठीक है, कोरोना से उनकी जान को खतरा नहीं है, दूसरों को खतरा हो सकता है। ठीक है, वो बता सकते थे मुझे कोरोना है कि, और वो उसका जबकि डॉक्टर जरका जो थी वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आई। जी जी, ऑक्सीजन सिलेंडर वो पहले से तैयारी थी ना। रात के 11 बजे जब आपने जारी किया एजेंडा कि सुबह हमने ये काम करना है, और उसमें भी लिखा हुआ नहीं था क्लियरली कि ये चीज होनी है। नॉर्मली जब बिल आता है सेनेट में, कमेटी को चला जाता है, वोट नहीं होता पहले घंटे के अंदर। बिल्कुल सही। तो आप समझते हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब और तला साहब को, जो कराची में थे, सुबह की फ्लाइट पे आ सकते थे, अगर कोई हो सकता है उनको ना मिली हो खबर के रात के 11 बजे एजेंडा जारी हो गया है। ये जरूरी है क्योंकि तनकीद हो रही है अपोजिशन पर। हालांकि हम तनकीद ये नहीं करते कि हुकूमत गलत बिल लेकर आई है। इस पर आपने जावेद साहब ने कभी बात नहीं की कि बिल की जो खामी है, जो बिल की खराबी है। सर स्टेट बैंक का तो बिल जो इशू है वो उठाया मीडिया ने था सबसे पहले, उसके बाद आप लोगों ने बोलना। सबसे पहले अपोजिशन ने उठाया है। हमने बहुत अरसा पहले भी बिल आया भी नहीं था, हमने कहा जी आ रहा है, ये खराबी पैदा होगी। ये खराबी पैदा हुई, कौमी असेंबली में बगैर डिबेट के पास कराया गया, सेनेट में बगैर डिबेट के पास कराया गया। इस बिल की खराबी की तस्दीक ही ये 2 अमल करते हैं। तो आप ये समझते सर कि यूसुफ गिलानी साहब हो, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हो, या फिर तला महमूद साहब हो, ये सब इन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जानबूझ? नहीं, गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया। गवर्नमेंट आज बिल ना पास कराती कर रही थी, ये बिल पास हो जाता, जॉइंट सिटिंग में हो जाता। ठीक है, वो खराबी अपनी जगह पर है कि ये हुकूमत वो हुकूमत है जो खराब बिल पास करा रही है, जो गलत बिल पास करा रही है। इसलिए अपने वजीर कहते हैं कि फलाने आदमी ने बिक कर हमें फायदा पहुंचा दिया, हमारा गलत बिल पास हो गया। बिल को कोई डिफेंड नहीं कर रहा, ये बड़ी एक अजीब सी बात है। और वो वहां पर मुल्तान में ये 2 सईदों का झगड़ा है, बड़ा पुराना मखदूमों का झगड़ा है, हम इस झगड़े पे नहीं पढ़ना चाहते। अच्छा देखिए, अब देखिए मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का ताल्लुक तो आपकी पार्टी के साथ है ना सर, तो आप तहकीक क्यों नहीं करते? बनाए कमीशन। तहकीक की बात नहीं है, कमीशन की जरूरत नहीं होती। उनसे जो पार्लियामेंट्री लीडर है वो पूछेंगे, या उन्होंने पूछ लिया होगा। नोटिस जारी करेंगे? नोटिस जारी नहीं होता, वो फोन करके पूछते हैं। नोटिस तो आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ANP को भी जारी कर दिए थे ना सर, अपनी पार्टी में भी जारी करें आप। नहीं, मैं नोटिस जारी नहीं करते, पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर का काम है कैसे करते हैं। मैं सेक्रेटरी जनरल था PDM का, एक वादा हुआ था PDM के प्लेटफॉर्म पे, एक तरीकाकार तय हुआ था, उसको पीपल्स पार्टी ने वायलेट किया था। तो सदर के हुक्म पर मुशावरत करके तमाम जमातों से एक नोटिस जारी हुआ था पीपल्स पार्टी को। ठीक, तो अब अगर आप उनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे कि मुझे कोरोना था, मैं इसलिए नहीं आया। तो जवाब कोरोना था तो फिर उनको इस बात का सीनियर आदमी एहसास होना चाहिए था। अगर 5 दिन गुजर गए थे, हुकूमत की गाइडलाइन है कि 5 दिन के बाद आप बाहर निकल सकते हैं। ठीक, और अगर कोरोना था, मैं फिर कहा, कोरोना में आपकी जान को खतरा नहीं होता, बाहर निकलने से दूसरों को होता है। वो बता कर आ सकते हैं भाई मुझसे दूर रहो, 2 मास्क पहन ले। मैं फिर ये कहूंगा कि ये फैसला मुशाहिद साहब का ही है। मैं इस फैसले को मुनासिब नहीं समझता और गलत किया, लेकिन जिंदगी उनकी है, ये उनका फैसला है, उसको डिफेंड वही कर सकते हैं। अच्छा, वैसे पार्टी इस पे नाराज है? मियां शहबाज मियां नवाज शरीफ साहब या मरियम साहब? नाराजगी, ये कोई जाती नाराजगी नहीं होती। हम रिजर्वेशन है कि एक सीनियर मेंबर हैं, उनको आना चाहिए था। रिजर्वेशन है पार्टी की पूरी? रिजर्वेशन नहीं है, उनको सफाई इस बारे में देनी चाहिए कि क्यों नहीं आए, और उनका मौक़िफ़ सुनकर ही मैं और आप कुछ गुफ्तगू कर सकते हैं इस बारे में। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जाहिर है वो तो पूरे सिस्टम के खिलाफ हैं, वो PDM के सदर भी हैं, और उनके अपने सेनेटर अगर नहीं आते तो क्या मौलाना को नोटिस नहीं लेना चाहिए? जी बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए, वो लिया होगा उन्होंने, वो पूछेंगे। पीपल्स पार्टी रिव्यू को भी पूछना चाहिए। और यूसुफ गिलानी साहब की जिम्मेदारी ज्यादा थी, लीडर तो अपोजिशन थे, उनको पता था कि सेनेट का इजलास हो रहा है, ये ना भी बिल होता तो उनका मौजूद होना
जरूरी। अच्छा, आज वैसे शाह महमूद कोई साहब ने एक और इंकशाफ किया कि आजम नज़ीर तारर साहब के ऊपर एक इत्तफाक हो गया हुआ था कि कल वो अपोजिशन लीडर बनेंगे क्योंकि अक्सरियत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, फिर रात के वक्त ये फैसला तब्दील हो गया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हक में हो गया। ये बात आपसे ही सुन रहा हूँ, मैं इससे पहले कभी शाह महमूद कोई साहब से सुने, आपने कहा है। अच्छा, मैं हमेशा कहा है, सईद और मखदूम से झगड़ा मेरे पास की बात नहीं है। ये फैसले अपोजिशन के हैं। पहले भी जो सारी गलती थी वो यहीं से पैदा हुई थी कि 4 मेंबरान आपने गवर्नमेंट बेंचेस से लेकर लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए और आज वो चारों मेंबरान आपके खिलाफ खुल्लम खुल्ला वोट देते हैं, तो आपकी जो पोजीशन है वो तो वहीं पर अंडरमाइन हो गई, उस पर शक और शुबा आ गया। फिर ये मजीद इस किस्म का जब मामला होता है तो अब इसको जरा इस मामले को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, माफी मांग लें कि भाई मैं नहीं आ सका, मुझसे गलती हो गई, मैं रबानी खर साहब के घर अफसोस करने गया हुआ था, नहीं पहुंच सका। ठीक है, इंसान है, गलती हो जाती है। लेकिन वो जस्टिफाई कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे लेट मैसेज दिया गया था, टाइम कम था, फासला बहुत ज्यादा था, मैं आ नहीं सका। रात के 11 बजे एजेंडा जारी हुआ है। हाँ, अगर मोटरवे में फॉग थी तो मैं नहीं कहता हूँ, बट मुल्तान का सफर 5-5.5 पूरे पाकिस्तान से लोग पहुंचे, सेनेटर नहीं पहुंच सके, कोयटा वाले नहीं पहुंच सके। 3 लोग जो कोयटा में थे वो नहीं पहुंच सके। कोई फ्लाइट बहुत है ना सर, नहीं, कोई फ्लाइट नहीं थी। मुल्तान से अगर 5.5 घंटे का सफर है, रात के 11 बजे भी हुआ है, पहुंच सकते थे, लेकिन अगर मोटरवे था, ये उनको अपनी उज़र है तो ये वही बयान कर सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। अच्छा, आपके पास एक सवाल छोड़ के जाऊंगा सर, मैं ब्रेक लेनी है। सवाल बड़ा सादा सा है कि इस सूरत हाल में आप ये महसूस करते हैं कि अगर अदम एतमाद पेश करे अपोजिशन तो उसके कामयाब होने के कोई चांसेस हैं कि आपके तो अपोजिशन लीडर गायब हो जाते हैं? और सेकेंडली ये है कि अब लॉन्ग मार्चेस, जो दोनों लॉन्ग मार्चेस होंगे, उनका क्या मुस्तकबिल है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत में दोबारा खुश आमदीद। अब ऐसे ये फरमाइएगा सर, ये इन हालात में जब गवर्नमेंट ने बिल पास करवाना हो और एक मेंबर्स की चाहिए होता है उसको बिल रोकने के लिए, और अपोजिशन लीडर खुद ही मुल्तान में बैठे होते हैं, वो यहाँ पे तशरीफ नहीं लाते, इन हालात में अगर एक तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है, आपके भी कुछ लोग चाहते हैं, तो उसके कामयाबी के क्या चांसेस रह जाते हैं? 100%, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद आपके कंट्रोल में होती है। आपने फैसला करना होता है मैंने कब करनी है, मैंने कब 172 लोग कौमी असम्बली में लाने हैं, ये सारी अपोजिशन की कमिटमेंट होती है। यहाँ तो ये पहली दफा नहीं है, सेनेट में यही शबखून मारते हैं चेयरमैन साहब। रात 11 बजे जारी कर दिया, एक दफा नमाज के वक्त लोग 12:30 बजे उठे, उन्होंने एक एजेंडा आइटम इंट्रोड्यूस करके और बिल पास करा दिया। तो जो अदम एतमाद होता है उसमें पहले से पता होता है, हर जमात की जिम्मेदारी होती है। तुमने 162 मेंबर आज भी अपोजिशन में है और 162 के 162 इंशाल्लाह मौजूद हैं, और कोई टूटा नहीं है। उसके बाद 10 मेंबरान और चाहिए, जब वो नंबर पूरा हो जाएगा अदम एतमाद दायर कर दिया जाएगा। लेकिन वो देखें ना सर, ऐसा ना हो कि आप अदम एतमाद पेश कर दें और इधर से 15 मेंबर्स आपके गायब हो जाए। ये होता है, हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है। हम जो 1989 का अदम एतमाद था वो ऐसे फेल हुआ था, हमें 119 चाहिए थे, शुरू हमने 124 से किया था, बीच में से कोई 10 लोग चले गए थे, तो 114 पे शायद वोट हुआ था, वो नहीं हो सका था। इसलिए मैं कहता हूँ अदम एतमाद एक बड़ी सीरियस चीज है और बड़ी इसको खुफिया रखा जाता है जब तक इसका इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, वैसे आप फरमाते थे कि 22 मेंबर्स का राब्ता, 22 मेंबर्स का मुझे, मैंने खुद मिला हूँ 22 मेंबरान से जो पीटीआई के साथ नहीं चलना चाहते हैं, नहीं चलना। तो फिर तो लोग पूरे हैं ना सर? जी, लोग पूरे हैं। तो इशू क्या फिर? टेलीफोन इशू बैसाखियों का, टेलीफोन, बैसाखियां, टेलीफोन आने बंद जब हो जाएंगे, बैसाखी हट जाएंगी, अदम एतमाद हो जाएगा। तो आप खुद टेलीफोन करके पूछ लें कि फोन तो नहीं आएगा, हम मैं पूछूंगा जी, पेश कर देंगे। मैं पूछता रहता हूँ। हाँ, और अभी आपको जवाब हाँ में नहीं, अभी कोई मुस्बत जवाब नहीं आया वहां से, इसका जवाब हट जाएगा तो उसमें जवाब का इंतजार कर रहा जी। तो मैं 10 बंदे मेरे पास तो नहीं है, ऐसे पूरे होंगे जब वो मुतमईन होंगे, बंदे वो दे हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हमें मुश्किल कोई नहीं होगी, तो वो तो इसका मतलब तहरीक अदम एतमाद आपने नहीं पेश करनी, टेलीफोन ने करने? नहीं, टेलीफोन हमने पेश करनी है, लेकिन जब ये गैर आईनी मुदाखलत खत्म होगी। मैंने हमेशा कहा है कि इस वक्त जो निज़ाम है वो आइन के मुताबिक नहीं है, तो गैर आईनी मुदाखलत रहेगी तो ये आईनी अमल वहां पर नहीं हो सकते।
तो जब ये हट जाएगा मामला तो मामला आपको कैसे पता चलेगा सर कि वाकई मामला हट गया? क्या टेलीफोन करके आपको बताएगा कि ठीक है? जावेद चौधरी को पता होता है कि नब्ज पर हाथ होता है, हमें भी 34 साल हो गए, कुछ हमें भी क्रेडिट दे दे इस काम का। और इस वक्त नब्ज क्या चल जाता है? और इस वक्त नब्ज क्या कह रही है? इस वक्त नब्ज यही है कि मामला अभी कोई हाथ हटा नहीं है। हाथ हटा नहीं। ठीक। और कोई फायदा नहीं है आपकी एफर्ट करने का? नहीं, हमारी एफर्ट उन जगह पर है, वो 1 मिनट का काम होता है। जैसे ही ये मुदाखलत खत्म होगी आप देख लेंगे अदम एतमाद हो जाए। अदम एतमाद क्या होगा? हुकूमत खुद ही अक्सरियत खो बैठेगी। लेकिन वो शेख साहब का दावा है कि ये 22 कह रहे हैं लोग इनके पास है, 15 लोग तो इनके हमारे पास है। चले फिर भी 7 तो फर्क तो हो गया ना। नहीं, 15 बंदे आपकी पार्टी के गए ना, 15 उधर चले गए, 22 उधर से आगे, 7 तो हो गए ना। फिर भी 3-4 को और बंदोबस्त कर लेंगे, जीतने फिर भी आपके इम्कानात हैं। जी जी। अच्छा, फिर ये सर अगर आपको फोन का इतना ज्यादा खौफ है तो ये लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं सर? फिर आप क्यों वक्त जाया कर रहे हैं कौम का? सर लॉन्ग मार्च जो होता है वो एक एहतजाज का जरिया होता है, वो अवाम की तकलीफ है उसके साथ यकजहती का इजहार होता है। वो इब्तदा होती है एक मुल्क में सियासी अमल की, तो उसका बल्कि उसकी इंतहा समझे, इब्तदा नहीं इंतहा होती है, हम वो कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जमहूरी अमल का, सियासी अमल का हिस्सा होती हैं। ये सब मिलकर जब हुकूमत को नज़र आता है, आज मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, यहाँ से बाहर नीचे बाजार है आपके, तो लोगों से पूछे ज़रा कि क्या वो समझते हैं हुकूमत को। आज हुकूमत की हालत ये है कि केपी के अंदर उम्मीदवार नहीं मिल रहे। उम्मीदवार कहते हैं यार हमें आज़ाद लड़ने दो, पीटीआई की टिकट पर वोट नहीं मिलेगा, हार जाएंगे, आज़ाद लड़ने बाद में आपको शामिल हो जाएंगे। लेकिन सर गवर्नमेंट इलेक्शन डिले करने पड़ गए। लेकिन अपोजिशन की सूरत हाल देख ले कि अपोजिशन इकट्ठी नहीं चल सकती है। अगर एक हो तो एक पार्टी के अंदर 4-4 बयानी है, वो पार्टी एक दूसरे के साथ नहीं चल पा रही, तो इस सिर की सूरत सिर्फ गवर्नमेंट को ना कहीं अपोजिशन को भी देखना। अपोजिशन कभी भी इकट्ठी नहीं होती। हमने इलेक्शन लड़ना है दूसरे के खिलाफ, लेकिन हम इस मकसद के लिए इकट्ठे हैं कि एक तब्दीली आज मुल्क को चाहिए। ये निज़ाम फेल हो गया है, तो अदम एतमाद के जरिए आए, हुकूमत की अक्सरियत खत्म करके आए, जैसे भी आए, वो तब्दीली की जरूरत है आज मुल्क को, और कोई हल नहीं है आपके पास। लेकिन सर एक अजीब सी बात है कि गवर्नमेंट को हटाने का एक ही तरीका है, वो है अदम एतमाद, और उसके बारे में आपका ख्याल ये है कि 10 बंदे हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरा, आप एक लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि लॉन्ग मार्च से आप गेन क्या करेंगे? गवर्नमेंट तो ये इज़हार यकजहती होता है अवाम से, ये एहतजाज होता है, उसका एक बड़ा तरीका है। जिस हम जलसा करते हैं वो भी एक एहतजाज है, ये एक बड़ा जरिया है। लेकिन बिलावल साहब आपसे भी चंद कदम आगे चल रहे हैं, वो कहते हैं कि हम आएंगे हटा कर जाएंगे सर, तो वो बड़े क्लियर है अपनी थॉट्स में। लेकिन आप बिलावल साहब इंटरव्यू नहीं देते ना, तो आप उनसे पूछ नहीं सकेंगे। आपने कहा था फरवरी की 1 तारीख को या 2 तारीख को कि हम हटा के जाएंगे, तो शायद वासी तो आपके साथ रोज बैठा होता है। तो मैं तो वही बात करूंगा जिसको मैं अमलन कल दिफा कर सकूंगा, जो कम से कम मेरी जेहन में हो। तो यकीनन वो बड़े लीडर हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके पास कोई ऐसी नॉलेज होगी जो मेरे पास नहीं है। तो वो अगर वो हटाना चाहें वो हटा सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं। ये उनका दावा है ना, मैं तो उस दावे पे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कम से कम ऐसा दावा नहीं कर रहा। मैंने आपको कहा है हुकूमत अकेली कुछ कर सकेगी, हुकूमत अक्सरियत को नहीं, कोई सियासी अपोजिशन की जमात इतनी अक्सरियत नहीं रखती कि अकेले कुछ कर सके। अगर पूरी पीटीआई तो टूट के उनके साथ मिल जाए तो वो और बात है, लेकिन अकेले 172 आदमी वो पूरे नहीं कर सकते। तो आप फिर इकट्ठे चले ना सर? आपने बिल्कुल 100%। जिस दिन अदम एतमाद पे नंबर्स पूरे हो गए, अदम एतमाद दायर हो जाएगा। नहीं सर, ये तो लंबी कहानी है। ये लंबी कहानी नहीं है, ये कल सुबह हो सकता है, कल सुबह हो सकता है। नोमन तेल कहाँ से आएगा? नहीं, नोमन तेल आ जाता है ये सियासत में। नोमन तेल बड़ी तेजी से ये है कि इमरान खान साहब आज भी बहुत से लोगों को बहुत कुछ दे सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सकती है, अपने इत्तेहादियों को राजी कर सकती है। वो कहेंगे वजारतें दे दो, वजारतें दे देंगे। वो कहेंगे फंड्स दे दो, फंड्स दे देंगे। वही कहेंगे ये हमारी तकर्रियां कर दें, वो कर देंगे। अपोजिशन के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं ना सर। तो जब भी इमरान खान और अपोजिशन का मुकाबला होगा तो डेफिनेटली इत्तेहादी हो या कोई और फोर्सेज हो, तो वो तो इमरान खान की साइड लेंगे। बात आपकी बड़ी माकूल लगती है, लेकिन एक चीज इमरान खान साहब के पास नहीं है। क्या? सियासत। नहीं, वो ठीक ठाक वो लोग ये कहते हैं कि हम इस टिकट पर इलेक्शन में गए, हमें वोट नहीं मिलेगा, हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। ठीक, यानी आपको टिकट है? जी, हमारे पास एक सियासत है। आज लोगों ने अपनी सियासत को कबूल किया है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, लोग चाहते हैं कि हमें किसी अपोजिशन जमात का टिकट मिले। ठीक। अच्छा, वैसे सिंपल सा सवाल, अगर परवेज खटक साहब आपको ज्वाइन कर ले, टिकट दे देंगे उनको?
प्रेस खट्टर साहब ज्वाइन कर ले, ये पार्टी फैसला करेगी। सर जहांगीर तरीन साहब आ जाएं आपके पास, ये पार्टी फैसला करेगी। अलीम खान साहब आ जाएं आपके पास, देखिए ये सब पार्टी फैसला करेगी, मैं नहीं कर। पार्टी कहाँ है सर? पार्टी तो ये फैसला करेगी। पार्टी सदर साहब हमारे लाहौर में है, शहबाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ साहब ने फैसला करना है। पार्टी की मुशावरत से फैसले होते हैं, ये मैं नहीं फैसला कर सकता कि मैं फलाने को टिकट दे दूंगा नहीं दूंगा। आप ये देखते हैं कि क्या उस शख्स को आप कबूल कर सकते हैं पार्टी में, पहली बात ये होती है। फिर ये देखते हैं कि आप उसको टिकट उस हल्के में दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। अगर आपके लोग उस हल्के में मौजूद हैं तो आप नहीं देंगे। अच्छा वैसे भाई साहब ये फरमाइएगा, इसकी क्या गारंटी है कि आप लॉन्ग मार्च स्टार्ट करें और आपको कोई फोन आ जाए और लॉन्ग मार्च दरमियान में छोड़ के घर चला जाए वापस? आप मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे फोन आए और अल्लाह ना करे हम इन फोनों को कबूल कर लें। ये फोन ही सियासी तबाही का बायस। वैसे मियां नवाज शरीफ साहब एक बार आपको पता है मरीद कैसे वापस चले गए थे? जी वो मसला हल हो गया था। मसला तो इस बार भी अगर कोई मसला, वो जो बहाली थी नवाज शरीफ घर से अकेले निकले थे, ये भी आप भूल जाते हैं। अवाम का दबाव था, तो जब वहां पर मसला हल हो गया। देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यहाँ पे तशरीफ लाए थे, चौधरी परवेज इलाही साहब गए थे सिर्फ, और उनसे कहा था मार्च तक का टाइम देते, वो मार्च को गुजरे हुए 3 साल हो गए। ये परवेज इलाही साहब जाने और मौलाना साहब के दरमियान बात हुई होगी। इसका मतलब ये है कि टेलीफोन मैटर करता है अपोजिशन के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। टेलीफोन मैटर करते होंगे, लेकिन अब टेलीफोन का वक्त नहीं है, अब है मुल्क के मामलात को हल करने का वक्त, और उसका वाहिद तरीका एक दफा फिर अवाम के पास जाने में है। ठीक। अच्छा वैसे ये गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि ये जो बार एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर साहब हैं एहसन भोन साहब, उन्होंने जो एक पिटीशन दायर करने की कोशिश की कि ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे आपकी पार्टी और आज रजिस्ट्रार ने कहा है कि एतराज़ लगा दिया कि नहीं इस पे इसको हम एंटरटेन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब मियां नवाज शरीफ साहब तो पे ताहयात नाअहली रहेंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। लोकल स्टैंड आई की बात की है उन्होंने कि जो चेयरमैन SCBA के प्रेसिडेंट हैं उनका लोकल स्टैंड आई नहीं है, यानी उनका बराह रास्त ताल्लुक मामले से। हालांकि मैं इस बात को मैं कम से कम मैं इस बात को कबूल नहीं करता, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि मेरा राइट ऑफ एसोसिएशन है, मेरा राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, उसको कोई शख्स मुझसे ले नहीं सकता। मैंने कोई जुर्म किया, आपने मुझे निकाल दिया, जुर्म जो हुआ है वो सारा दुनिया जानती है, आपने निकाल दिया, आप किस तरह ताहयात किसी को निकाल सकते हैं? तो पार्टी क्यों नहीं बनती सर? आप पार्टी जाना, एज ए पार्टी फैसला करेगी, पार्टी वक्त पे फैसला करेगी। अच्छा ये वैसे मुझे लगता है जब भी कोई मुश्किल सवाल आता है पार्टी की तरफ भेज देते हैं। नहीं, ये पार्टी ही फैसला, शायद वासी तो नहीं करता ना, पार्टी ही फैसला करेगी। और जब ये प्रेसिडेंट से पूछा जाए वो कहते हैं पार्टी बहुत से मामलात देख कर ही फैसले किए जाते हैं। आप वैसे एहसन भोन साहब को आप समझते हैं कि ठीक है वो सही कर रहे हैं? और नहीं, उन्होंने बिल्कुल, मैं समझता हूँ उन्होंने ठीक किया। बहरहाल रजिस्ट्रार साहब का अपना फैसला है, हम उसकी भी एहतराम करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ ये फैसला दुरुस्त है। ये और सुप्रीम कोर्ट जो बार एसोसिएशन होती है वो अपने आप को असर्ट करती है इन मामलात में। वो कहती है भाई ये जो फैसले हैं इनको जरा क्लैरिफाई करें, तशरीह करें इनकी कि क्या फैसले हैं, कैसे आप किसी को ताहयात नाअहल करार दे सकते हैं। इसका अगर ये फैसला हो जाता है और पिटीशन अगर एंटरटेन हो जाती है सर और फैसला हो जाता है, तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ साथ जहांगीर तरीन साहब को भी फायदा होगा? आप समझते हैं उनको भी फायदा होना चाहिए? उनको भी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इस चीज के खिलाफ हूँ कि आप नाअहल पूरी जिंदगी कौन सा जुर्म किया है बताए ना, क्योंकि इतना बड़ा भाई यहाँ बहुत से लोग नाअहल हुए, किसी को ताहयात नहीं किया गया। अच्छा फरमाइए, अभी फवाद चौधरी साहब ने एक ऑफर किया, उन्होंने कहा जी कि अदालती रिफॉर्म्स यानी जुडिशल रिफॉर्म्स करने चाहिए और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दोनों। जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन को वेलकम कहते हैं, वो आप हमारे साथ आएँ, बैठें, हम ये फैसला करें कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होनी चाहिए और केसेस का फैसला कितनी जल्दी होना चाहिए। अपना बिल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, तरीकाकार मौजूद है इसका, लेकिन वो तरीकाकार उन लोगों के लिए जो पार्लियामान का एहतराम करते हैं, जो पार्लियामेंट्री रवायत को समझते हैं, जिन पर कोई एतमाद कर सकता है। यहाँ तो झूठ पे झूठ बोला जाता है। बहरहाल तरीकाकार है, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए जिसमें हुकूमत की अक्सरियत नहीं होती, ठीक हो गया, जिसमें हर पार्टी की रिप्रेजेंटेशन होती है, उस बनाए, बिल वहां पर भेजे, जो भी उनका बिल है वो बिल डिस्कस होगा, हम भी अपनी राय लेकर आएंगे, करें। और आप वेलकम कहते हैं उनकी? हम हर वो लेजिस्लेशन जो मुल्क के मुफाद में है, जिसपे अवाम का मुफाद है, जिसमें कोई हटदर्मी नहीं है, जिसमें नीयत ठीक है, जो जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा और जो सही तरीकाकार में पाकिस्तान के अवाम के सामने डिबेट होकर पास होती है, हम उसके हक में। आप ये समझते हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, जरूरत है? रिफॉर्म्स पाकिस्तान में हर वक्त जरूरत रहती है,
लेकिन रिफॉर्म वो लोग नहीं करते जो खुद ही कानून तोड़ते हैं। नहीं, अब तो गवर्नमेंट खुद ऑफर कर रही है सर। आप भाई गवर्नमेंट ऑफर कर रही है, गवर्नमेंट ये बताए ये जो मुशीर उन्होंने पहले एक लगाए थे अब नए लगाए हैं अकाउंटेबिलिटी के, ये कौन से कानून के तहत है? पहले भी रहे हैं 3 साल, एक और साहब थे जो चले गए हैं, शहजाद अकबर साहब। देखिए आपको नाम ही भूल गया उनका इतनी जल्दी। नहीं, मैं पहले भी नाम उनको मैं जानता नहीं था, वो कभी ना इस सदक अब्बासी साहब को जानते हैं? मैं तो मैं जानता हूँ, मेरे गांव के साथ उनका गांव है और नैब में रहे हैं कराची में, तो उनको मैं जानता हूँ। लेकिन बात यह है कि मुझे ये बता दें, एडवाइजर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एडवाइजर 5 कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, उसमें आप उसको महकमा हुकूमत देती है। ठीक, अकाउंटेबिलिटी का कौन सा महकमा है वफाकी हुकूमत में? नहीं, वो वजारत दाखिला और FIA के वो मशीर है। नहीं जी, माजरत से लिखा हुआ एसेट रिकवरी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर। ठीक, और एसेट रिकवरी वफाकी हुकूमत कौन से कानून के तहत करती है? वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर है ना। प्राइम मिनिस्टर हाउस कोई कानून से बाला तो नहीं है। तो आप चैलेंज कर देना सर। मैं कितने चैलेंज करूं? मैं सारी अदालतों में गुजारूं? मेरी फीस आप अदा करें, एक्सप्रेस टीवी को बोले फीस अदा करें, मैं रोज चैलेंज करने को तैयार हूं। आपके खिलाफ है, चोट आपको लगी है, दवाई भी आपने खाई। चोट बिल्कुल लगी है, मुझे कुछ नहीं है, मुझे कोई चोट की परवाह नहीं है। वो आप रोज चोटें 3.5 साल लगे रहे हैं ना, कुछ हुआ है? देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वफाकी हुकूमत को कोई इख्तियार नहीं है अकाउंटेबिलिटी करने का। 2 इदारे मौजूद हैं, एक नैब है वफाक में, एक FIA है। वफाकी हुकूमत सिर्फ दरख्वास्त गुजार बन सकती है, उनको दरख्वास्त भेजे, मिनिस्टर जो है जिस मिनिस्ट्री में करप्शन हुई है वो भेजे। ओके, आप मुसद्दक अब्बासी साहब के अपॉइंटमेंट को गैर कानूनी समझते? जो उनको पोस्ट दी गई वो गैर कानूनी है। अकाउंटेबिलिटी का महकमा वफाकी हुकूमत में नहीं है, अगर वो सिर्फ इंटीरियर के रहें दुरुस्त है। ठीक, ये बात ठीक। अब्बासी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खास आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।